हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो हिंदी व्याकरण हम कर रहे हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो जिसमें भी हिंदी व्याकरण पूछा जाता है तो उस सभी के लिए ये सीरीज़ हमारी हेल्पफुल है। इसमें हम एक टॉपिक कर चुके हैं जो कि था वर्ण विचार। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उनको हम इस वीडियो में करेंगे। तो जिससे कि जो भी अगर एक आध पॉइंट आपका छूट गया होगा तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा और कंसेप्ट भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। तो क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी हैं किसी टॉपिक के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो हमने बात करी थी इसके बारे में। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो हमारी होती है वर्ण। वर्ण हो या फिर ध्वनि आए तो वर्ण और ध्वनि दोनों ही ऑप्शन सही रहते हैं। कहीं कहीं पर आपको ध्वनि भी मिलेगा, तो ऐसा ना समझें कि ध्वनि गलत है। तो ध्वनि वर्ण, ध्वनि जो है वो मौखिक रूप होता है भाषा का, और वर्ण जो है वो लिखित रूप होता है। लेकिन अगर सबसे छोटी इकाई की बात करें तो ये दोनों ही सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला कहते हैं हम, तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है वो हमारा हमारा कहलाता है वर्णमाला। तो वर्णों का व्यवस्थित या फिर क्रमबद्ध समूह होना चाहिए। तो जो मैंने आपको ये टॉपिक कराया था वर्णमाला वाला, तो उसमें ये चीज़ रह गई थी, व्यवस्थित और क्रमबद्ध मैंने नहीं जोड़ा था। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। तो जो वर्णों का व्यवस्थित या फिर क्रमबद्ध समूह होगा उसी को हम वर्णमाला कहेंगे। तो अगर आपको ऑप्शन कोई भी मिलता है तो उसमें व्यवस्थित या फिर क्रमबद्ध शब्द जरूर शामिल होने चाहिए, वो समूह ही हमारा वर्णमाला कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो कंठ ध्वनियाँ होती हैं जिनमें हमारे कंठ से आवाज़ निकलती है। ज़्यादा फोकस जो रहता है वो रहता है हमारा कंठ पर, उन वर्णों के उच्चारण पर। तो इसका जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क ख। तो आप बोल करके देखें तो आपको पता चलेगा इसमें हमारा जो कंठ है वो ज़्यादा सक्रिय रहता है बोलते टाइम, क ख। तो पहला ऑप्शन इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो हमने ये पढ़ा था उच्चारण स्थान के आधार पर, जो हमने व्यंजनों का वर्गीकरण देखा था उसमें हमने देखा था कंठ ध्वनि कौन सी हैं, तालव्य व्यंजन कौन से हैं, या फिर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो इस तरह से अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप बता पाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड और ढ। तो ये जो पूरा वर्ग होता है ट वर्ग, ट ठ ड ढ अण, ये सभी हमारे आते हैं मूर्धन्य व्यंजन में। मूर्धन्य हमारा भाग जो होता है, मूर्धा जो भाग होता है हमारा मुंह का ऊपर वाला भाग होता है, आगे वाला, ऊपर वाला और आगे वाला जो भाग होता है दांतों के पीछे जो भाग होता है उसको हम कहते हैं मूर्धन्य। तो जीभ मूर्धा में टच करती है जब इन व्यंजनों का उच्चारण होता है, इसलिए इनको मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। देखो इसमें आपके दो वर्ण सही, दो ऑप्शन सही होंगे। वो कैसे? देखो एक तो हमने देखा था कि सभी स्वर जो हैं वो अल्प प्राण होते हैं। अब क्योंकि इसमें स्वर भी दिए हुए हैं तो ऑप्शन नंबर ए भी हमारा सही हो जाता है। और अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो ये भी हमारा सही होता है। वो कैसे? क्योंकि जो अल्पप्राण व्यंजन होते हैं वो हमारे होते हैं किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवें व्यंजन। महाप्राण जो होते हैं दूसरा और चौथा होते हैं, लेकिन अल्पप्राण होते हैं पहला, तीसरा और पांचवा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, मेरे लास्ट वीडियो देखें व्यंजन का दूसरा पार्ट, उसमें आपको ये जो टॉपिक है वो मिल जाएगा। तो हमारे दोनों ऑप्शन इसमें सही होने चाहिए, लेकिन इसमें माना गया था बी ऑप्शन। ये किसी एग्जाम में आया हुआ है, हाँ इसमें रेलवे में आया हुआ है ये, तो बी ऑप्शन माना गया। लेकिन अगर बात करें टेक्निकली, अगर देखें तो दोनों ही ऑप्शन इसमें सही होने चाहिए, क्योंकि स्वर जो हैं सभी वो अल्पप्राण होते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है। तो जिनका जो उच्चारण है वो नाक की सहायता से किया जाता है वो होते हैं हमारे नासिक्य व्यंजन। तो इसमें जो हमारे पांच वर्ग जो थे, क च ट त और प वर्ग, तो पांच वर्गों में हमने बांटा था ना व्यंजनों को, जो स्पर्श व्यंजन थे। तो इसमें जो हमारे वर्ग का, हर वर्ग का पांचवा जो अक्षर होता है वो हमारे होते हैं नासिक्य व्यंजन, क्योंकि वो नाक की सहायता से उनका उच्चारण होता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, इ। इ अगर आप बोलकर देखें तो इसमें नाक की हेल्प ली जा रही है, नाक से ध्वनि निकल रही है, इ। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें सही उत्तर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। तो ये जो हमारे वर्ण हैं ये हमारे कहलाते हैं कंठ तालव्य। कंठ तालव्य ये इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनका जो निर्माण हुआ है
वो हमारा हुआ है ए या फिर आ में ई और ई जुड़ने से। तो इसमें इनका मेल हुआ है। तो अ जो है हमारी कंठ ध्वनि है, आपने पढ़ा था, ए और आ हमारे कंठ में आते हैं, कंठ ध्वनि में, और ई जो आते हैं हमारे, वो आते हैं हमारे तालव्य में। तो इसी वजह से ये हमारे आ जाएंगे कंठ तालव्य में। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। फिर हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? तो अयोगवा वर्ण है हमारे अंग और अह। इनको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनुस्वार और इसको बोलते हैं विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग जो हैं हमारे अयोगवा कहलाते हैं। ये ना तो स्वर की कैटेगरी में है और ना ही ये व्यंजन कैटेगरी में है। मतलब व्यंजन के साथ यूज़ करें तो स्वर की तरह यूज़ होंगे और स्वर के साथ यूज़ करें तो व्यंजन की तरह यूज़ होते हैं। तो इसीलिए ये पूरी तरह ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है। तो कहीं कहीं इनको स्वर के रूप में भी माना जाता है और कहीं कहीं व्यंजन के रूप में। तो आगे भी जानेंगे इसके बारे में, और क्वेश्चन भी आएंगे इससे रिलेटेड। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? तो अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो मेरे लास्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा व्यंजन का जो दूसरा पार्ट है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, दिल्ली। द्वित्व व्यंजन मैंने बताया था, जो सेम व्यंजन आपका दो बार आए तो द्वित्व व्यंजन होते हैं वो। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद आता है हमारा श, श, स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये इसमें थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, संघर्षी। तो ये कहलाते हैं हमारे संघर्षी। इसके अलावा ये ऊष्मी व्यंजन भी कहलाते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो नवीन विकसित जो ध्वनियाँ हैं ये है हमारी जो आगत व्यंजन है हमारे। आगत व्यंजन मैंने आपको 5 बताए थे, जिनके नीचे हम नुक्ता लगा देते हैं, ये बिंदु लगा देते हैं, इसको बोलते हैं नुक्ता। तो ये 5 होते हैं। ये हमारे जो हमारे मूल व्यंजन हैं उसमें से लिए गए हैं, बस इनके नीचे नुक्ता लगा देते हैं। तो इसलिए ये हो जाती है हमारी आगत ध्वनियाँ, जो कि दूसरी भाषाओं से आई हैं। तो अरबी फारसी से ये ध्वनियाँ ली गई हैं। तो इनको नवीन विकसित ध्वनियाँ भी कहते हैं। मैंने वहाँ बताई नहीं थी ये बात, लेकिन अभी ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। तो आगत व्यंजन भी इन्हें कहते हैं और नवीन विकसित ध्वनियाँ भी इनको कहा जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो पॉइंट छूट गए थे हमारे थ्योरी में वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चंस के थ्रू, इसीलिए क्वेश्चंस करने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष मैंने बताया था कि घोष को हम सघोष भी कह सकते हैं, सा ना लगा हो तो ये सघोष ही होता है। तो घोष वर्ण जो है हमारे वो होते हैं वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वर्ग का, किसी भी वर्ग का, वो हमारा आता है सघोष वर्णों में। तो इसमें से कौन सा हमें और दिख रहा है? तो हमें अलग दिख रहा है म। बाकी सब हमारे ये अघोष वर्ण है। अघोष, ये देखो क ख, ये दूसरा वर्ण है, ये पहला है और ये दूसरा है। तो पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो हमारा अघोष में आता है और तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण होता है किसी भी वर्ग का वो हमारा आता है घोष या फिर सघोष में। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक मतलब जो मान्य नहीं है। तो इसमें अगर आप देखें हमारे बाकी के सब वर्ण ख, ध और भ, ये सभी हमारे मानक वर्ण हैं। ये जो तीसरा जो हमारा दिया हुआ है तीसरे ऑप्शन में, ये हमारा मानक वर्ण नहीं है, ये वर्णमाला में शामिल नहीं है। तो इसलिए यही हमारा हो जाएगा अमानक वर्ण। तो मानक वर्णों में वही आते हैं जो हमारे वर्णमाला में शामिल हैं, उसके अलावा सभी हमारे अमानक वर्ण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क, ग, ज, फ, ये ध्वनियाँ किसकी हैं? तो देखो इनका उच्चारण थोड़ा डिफरेंट होता है। जो हमारी वर्णमाला है उनमें से ये लिए गए हैं, लेकिन इनके नीचे एक बिंदी लगा दी गई है जिसको नुक्ता कहते हैं। इसकी वजह से इनका हल्का सा उच्चारण जो है बदल जाता है। तो ये जो ध्वनियाँ हैं ये हमारी अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं, अरबी फारसी भाषा की। तो जैसे हम जय को ही ले लें, जय को हम सिंपल क्या बोलते हैं? ज, लेकिन इसको हम कैसे उच्चारित करते हैं? जब बिंदी लग जाती है, ज। सिंपल जो बोलते हैं हम ज, लेकिन इसको हम बोलते हैं ज, कुछ इस तरह से हम इसको बोलते हैं। तो ऐसा थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इनके उच्चारण में। तो ये अरबी फारसी की जो है ध्वनियाँ हैं। सेकंड ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। वो कैसे? देखो जो मूलतः वर्णों की संख्या है वो हिंदी में 44 है। अब ये गड़बड़ तो है ही, लेकिन इसमें जो वर्ण माने गए हैं ना, मूलतः वर्ण जो माने गए हैं वो अलग अलग विद्वान के अनुसार अलग अलग माने गए हैं। तो अगर इसमें कुल वर्णों की संख्या पूछी जाती तो 52 होना चाहिए था, मूलतः वर्णों की संख्या होनी चाहिए 44। लेकिन अभी इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है तो हम इसमें 52 ही मानेंगे। वैसे मूलतः वर्णों की संख्या होती है 44, उन्हीं वर्णों से मिलकर के बाकी वर्ण बने हैं। तो मूल रूप से मतलब जो मूल रूप में विद्यमान है वर्णमाला में वो हमारे 44 हैं। बाकी वर्ण जैसे कि संयुक्त व्यंजन बने हैं वो अलग अलग व्यंजन से मिला करके बने हैं इस तरह से। तो ये टोटल फिर 52 हो जाते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन इसमें सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो श ध्वनि जो है ये हमारी मिलकर बनी है क प्लस श के योग से। तो ये दो व्यंजनों के योग से बनी है, तो इसको हम कहते हैं संयुक्त वर्ण। वैसे संयुक्त व्यंजन इसको बोला जाता है, संयुक्त वर्ण भी कह सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसका जो क्रम आएगा वो आएगा हमारे क वर्ण के बाद, क्योंकि ये जो बना है मिलकर के क और श के योग से बना है, तो क के बाद इसका क्रम आता है शब्दकोश में। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञ वर्ण जो बना है हमारा वो हमारा बना है ज और य के योग से। वैसे जो इसका शुद्ध उच्चारण होता है ज होता है, लेकिन जो हमारे जो प्रचलन में आ गया है वो ज्ञ ज्ञ उच्चारण इसका आ गया है, तो इसलिए उच्चारण इसका ज्ञ की तरह होता है, लेकिन जो संयोग है इसका ये है इसका ज और य। तो नीचे हलंत इसलिए लगाते हैं व्यंजनों के क्योंकि ये स्वर रहित इसका उच्चारण है, तो स्वर इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं हलंत लगा करके। तो हलंत के बारे में सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिससे आप समझ में आ जाएगा किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण है आपका स। तो मैंने आपको बताया था अघोष वर्ण जो होते हैं ये हमारे होते हैं जो पांचों वर्ग हैं उनका पहला और दूसरा वर्ण। इसके अलावा जो तीनों स है वो हमारे अघोष में आते हैं, तो स जो है वो आ जाएगा हमारा अघोष वर्ण में। अब एक इसमें स्वर दिया हुआ है, तो स्वर के बारे में हमने बात करी थी कि सारे स्वर जो होते हैं वो सघोष होते हैं और अल्पप्राण होते हैं। तो स्वर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे सभी स्वर सघोष और अल्पप्राण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ हमारा कौन से वर्ग में आता है? ये हमारा आता है क वर्ग में, क ख ग घ अंग। तो क वर्ग जो है वो हमारे कौन से वर्ग में आएगा? तो ये हमारा हो जाएगा कंठ। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन हमने देखा था जो दो व्यंजनों के योग से बनते हैं, स्वर की सहायता इसमें नहीं ली जाती है, तो इसमें हमारा हो जाएगा ज्ञ। तो ज्ञ जो बनता है वो हमने पीछे भी देखा था, ज और य के योग से बनता है वो, तो ये हमारा हो जाएगा ज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? मतलब कि जिसका उच्चारण में दांत का सहारा नहीं लिया जाता, दांत को जीभ टच नहीं करती। तो देखो अगर हम उच्चारण करें त न द ट, तो ट जो हम बोलते हैं ये एक मूर्धन्य व्यंजन है, इसमें मूर्धा को जीभ टच करती है, तो ट हमारा हो जाएगा जो कि जिसका उच्चारण स्थान हमारा दंत्य नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें हम कहते हैं अकारांत। तो ये किसी किसी उसमें पूछे जाते हैं। वैसे ये जो टॉपिक है ये हमारे संस्कृत का है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था तो इसलिए हमने इसमें कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, श वर्ण किसके योग से बना है? तो ये मैंने पहले ही बता दिया है, ये बना है आपका क और श के योग से। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो देखो स्वरों की कुल संख्या जो है हमारी वो हमारी वैसे तो 11 होती है, क्योंकि जो अयोगवा हैं अगर वो 2 जोड़ दिए जाएं फिर हमारी हो जाती है 13, लेकिन इसमें माना गया है 13 इसका उत्तर। लेकिन इसका जो इसमें कुल संख्या हमारी दी हुई है तो इसलिए इसका उत्तर ये 13 होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, जनरली अगर ऐसे ही पूछा जाए कुल ना जोड़ा जाए तो हम 11 बताते हैं। वैसे नॉर्मली हम 11 ही बताते हैं, क्योंकि अयोगवा जो है हमारे अनुस्वार और विसर्ग वो हम जनरली ना तो स्वर की कैटेगरी में रखते हैं ना ही व्यंजन की कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा, तो इसका उत्तर होगा 13। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो स्वर नहीं है हमारा ये वाला, बाकी सब हमारे स्वर हैं। हिया जो है ये हमारा व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है? तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा क वर्ग में आता है, ये घ है। बाकी हमारे ट ठ ड ढ अण ये हमारा पूरा ट वर्ग होता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो मूल संख्या है वो अगर उसकी बात करें तो ये हमारे हो जाएंगे 33। बाकी जैसे संयुक्त व्यंजन वगैरह हैं ये तो हमारे बाकी व्यंजनों से मिलकर ही बने हैं, तो 33 हैं। हमारे क से ह तक जो व्यंजन आते हैं वो हमारे होते हैं 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर की बात करें तो जिसमें हमारा जीभ का पीछे वाला भाग सक्रिय रहता है उसको हम कहते हैं पश्च स्वर, और इसमें हमारा आता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर जो पहला है वो हमारा आ पश्च स्वर में आएगा।
निम्नलिखित में से कौन अयोगवा है? अयोगवा के बारे में मैंने बताया था, एक तो अनुस्वार और एक विसर्ग, ये हमारे अयोगवा में आते हैं, तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो ये जो है हमारा च वर्ग से है, च छ ज झ य, तो ये है हमारी तालव्य ध्वनियाँ, ये हमारा सी ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन जो नहीं है हमारा, वो है हमारा बी ऑप्शन, बाकी सभी हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, क्ष, त्र और ज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तालव्य व्यंजन है, अभी बताया था मैंने, जिनके उच्चारण में तालु ज़्यादा सक्रिय रहता है, उसमें हमारा वो जो हमारे तालव्य व्यंजन कहलाते हैं, च, छ, ज, झ, य। तो इसमें 4 ही दिए हुए हैं, ये हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन। तो तालु मैंने बताया था, जो हमारे मुंह की ऊपर का जो भाग होता है, ऊपर इसे छत भी कह सकते हैं मुंह की, तो मुंह की जो छत होती है, इसके पीछे वाला जो भाग होता है, ये हमारा तालु कहलाता है। और तालु 2 प्रकार का होता है, नरम और कठोर। पीछे वाला जो भाग है, जो कंठ बी से हम कह देते हैं कभी कभी, तो वैसे कंठ नीचे वाला भाग होता है, लेकिन तालु जो है 2 भागों में बटा होता है, एक पीछे वाला जो भाग होता है उसे कहते हैं नरम तालु, और आगे वाले भाग को कहते हैं कठोर तालु। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? तो बहुत ईजी है ये, और अंतस्थ व्यंजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो ये डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते टाइम आपको ये नहीं देखना है किस एग्जाम में आया है, क्योंकि आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आया हो, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछने का तरीका तो वही रहेगा और टॉपिक भी वही रहेंगे। तो क्वेश्चंस चाहे जहाँ से भी मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपका जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है। तो अनुनासिक जो है ये हमारे चंद्रबिंदु होते हैं, और इनका नाक और मुंह दोनों से उच्चारण होता है। तो चंद्रबिंदु की जगह अब हम अनुस्वार भी यूज़ करने लगे हैं, तो वर्ग के जो पांचवा जो अक्षर होता है, ये हम दोनों में ही शामिल कर लेते हैं। अब पहले तो बस अनुनासिक में चंद्रबिंदु ही आता था, लेकिन अब क्योंकि हम चंद्रबिंदु की जगह अनुस्वार भी यूज़ करने लगे हैं, तो हम वर्ग के 5वें अक्षर को भी इसमें मानने लगे हैं। वैसे अनुस्वार में आता था वो, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नाक और मुंह की सहायता से हम इनका उच्चारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अब क्योंकि अनुनासिक और अनुस्वार का जो उच्चारण है थोड़ा मिलता जुलता होता है, और इसके जगह अनुनासिक की जगह यानी चंद्रबिंदु की जगह हम बहुत जगह पर अब अनुस्वार भी यूज़ करने लगे हैं। तो जैसे गाँव आप लिखिए, गाँव, पहले गाँव में चंद्रबिंदु लगाते थे, अब नहीं लगाते हैं, अब सिर्फ बिंदु लगा देते हैं। तो जहाँ पर इनका मतलब अर्थ ना बदले, तो वहाँ पर हम चंद्रबिंदु की जगह अब अनुस्वार भी यूज़ करने लगे हैं। लेकिन कहीं कहीं पर चंद्रबिंदु की ही ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो उनका अर्थ बदल जाता है, तो वहाँ पर चंद्रबिंदु ही हम प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा वर्ग के पंचमाक्षर। अब क्योंकि हम इसे अनुस्वार की जगह भी यूज़ कर लेते हैं, तो अनुस्वार ही होते हैं वर्ग के पंचमाक्षर, जो मैंने आपको बताया था लास्ट वाले, अंग, इय, न, अण, म, ये होते हैं पंचमाक्षर सभी वर्गों के। तो 5 वर्ग हैं, तो 5 के 5 जो अक्षर हैं वो यही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो देखो, स्वरों से रिलेटेड बहुत जगह पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर इसका आंसर 11 ही रहेगा, क्योंकि अयोगवा हम जनरली काउंट करते नहीं हैं स्वरों में, तो इसका उत्तर हो जाएगा 11। तो जहाँ पर मतलब वैसे पूछा जाए, जैसे कुल स्वरों की संख्या, तो इस तरह से शब्द जहाँ पर आ जाए वहाँ पर हम 13 कर सकते हैं, अगर ऑप्शन में दिया हो तो। फिर है हमारा कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठोष्ठ मतलब जिनका उच्चारण जो है कंठ से होता है और होठों की सहायता से होता है, तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और क्यों होगा? क्योंकि जो हम इसका जो इसको बनाते हैं, ये जो वर्ण बनते हैं हमारे, ये हमारा बनता है ए और आ में, ए और आ में ऊ के मेल से, ये हमारा हो जाएगा बड़ा ऊ, ए आ में ऊ के मेल से। अब आ जो है हमारे, ये तो कंठ ध्वनि है, और ऊ जो है हमारे होठ इसमें ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, तो ऊ हमारी जो ध्वनि है ये ओष्ठ ध्वनियाँ हैं, दोनों को मिला करके बन गया कंठोष्ठ है। तो इसलिए और जो है, क्योंकि इन दोनों के मेल से बनता है ओ, तो इसलिए हमारी कंठोष्ठ ध्वनियाँ हैं। तो इसमें ओ भी हमारा शामिल होता है, जो एक मात्रा वाला है ये, तो ये दोनों हमारी कंठोष्ठ ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण मतलब सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, उससे बड़ी इकाई कौन सी है, उससे बड़ी इकाई कौन सी है, इस तरह से बताना है। तो आपको मैंने बताया था, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो या तो ध्वनि होती है आपकी, या तो फिर वर्ण होता है। ध्वनि या फिर वर्ण सबसे पहले कहाँ दिया हुआ है? ये हमारा दिया हुआ है डी ऑप्शन में। ध्वनि या फिर वर्ण के बाद वर्ण से मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है। सेकेंड ऑप्शन में आ जाएगा शब्द, शब्दों से मिलकर पद बनता है। पद क्या होता है? पद होता है किसी वाक्य का एक छोटा रूप होता है, वाक्य का एक छोटा रूप होता है, तो वाक्य से पहले आ जाएगा पद, उसके बाद आ जाएगा आपका वाक्य।
तो ये जो है हमारा डी ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनि का सही अनुक्रम है। सीधे सीधे पूछा गया है, कंठ से लेकर के आगे आते हुए किस तरह से इनका क्रम रहेगा। तो देखो सबसे पहले तो कंठ आ ही जाएगा, सीधी सी बात है। कंठ के बाद आता है हमारा तालु, जो मुंह के ऊपर वाला भाग होता है उसके पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा होता है तालु। तो कंठ के बाद तालु आ जाएगा। तालु के बाद दिया हुआ है वत्स। वत्स ध्वनि मैंने बताया था आपको, जब जीभ मसूड़ों को टच करती है वो होती है हमारी वत्स ध्वनि। और इसमें जो हमारे वर्ण शामिल हैं वो है न, से, ल, ज। तो आप इनको बोल करके देखें, जो जीभ है हमारी वो जो ऊपर वाले दांत हैं उनके पीछे वाले जो मसूड़े हैं उनको ये टच करती है जीभ, तो ये वत्स ध्वनि कहलाती है, जो मसूड़ों में जीभ टच करती है। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद वैसे तो तालु के बाद मूर्धा आता है, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, फिर हमारा मूर्धा होता, अगर मूर्धा ऑप्शन में दिया होता तो। मूर्धा के बाद वत्स से आता, क्योंकि ये पीछे थोड़ा सा जो ऊपर वाला मुंह का भाग होता है, मेरे आगे वाला जो हिस्सा होता है वो मूर्धा कहलाता है। मसूड़ों को छोड़ करके जो पीछे वाला दांतों के पीछे वाला भाग होता है वो मूर्धा में आता है। तो मूर्धा होता वत्स से पहले अगर ऑप्शन में दिया होता तो। वत्स के बाद आ जाएंगे हमारे दांत, मसूड़ों के बाद दांत आएंगे, दांत के बाद आ जाएंगे हमारे होठ। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। बाकी तो आप पहले ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि कंठ से हमें स्टार्ट करना है तो तालव्य नहीं होगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन है। दंत भी नहीं होगा, क्योंकि दांत ही बीच से स्टार्ट कर रहे हैं। ओष्ठ है, ये हमसे क्रम पूछा है कंठ से लेकर के, कंठ से मुख का। तो अगर हमसे उल्टा पूछा होता तो हम इसको कह सकते थे, लेकिन इसमें भी ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ए ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है। प्रयत्न के आधार पर हमने व्यंजनों का वर्गीकरण देखा था, उसमें हमने जाना था कि लय जो है ये पार्श्विक ध्वनि के अंदर आता है। पार्श्विक क्यों है? लय आप उच्चारण करके देखो, लय लय, तो जो हवा है ये बगल से निकल जाती है, तो बाएं दाएं जो होता है हमारे वो बगल कहलाता है, तो ये बगल से ध्वनि निकल जाती है। और क्योंकि पार्श्व का मतलब होता है बगल, तो इसलिए हम इसको पार्श्विक ध्वनि कहते हैं लय को। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास और प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। अगर इसके अलावा आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर नहीं आता है या आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं इमीडिएट रिप्लाई करूँगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।